नमस्कार साथियों, मैं मनीष मिवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 12 की जो तैयारियां हैं वो बेहतर चल रही होंगी। और इन्हीं तैयारियों को और बेहतरीन बनाने के लिए मैं आज लेकर के आया हूं कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान का, स्वतंत्र भारत में राजनीति विज्ञान की किताब का अध्याय 6 लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। और आज है उसका बच्चों लेक्चर नंबर 3। कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर 1 और 2 बड़े ही विस्तार से विस्तृत रूप हमने उसको कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 3। और आज के टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है सर? आज हम लोग बात करेंगे आपातकाल की घोषणा। आई जी आई, वो घड़ी आई जब आपातकाल लगने वाला है। आज बिगुल बजेगा आपातकाल का, आज कहानी सुनोगे आप आपातकाल की। आज सिर्फ हम इतनी बात करेंगे कि आपातकाल की घोषणा हो चुकी है और इस आपातकाल के क्या परिणाम हुए वो हम बाद में बात करेंगे। फिर बात करेंगे संकट। ये संकट किस पर था? ये संकट इंदिरा गांधी जी पर था। ये संकट किस पर था? ये भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर संकट था। और इस संकट पर सरकार का क्या फैसला होता है वो भी जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। आपातकाल की घोषणा, बिगुल बज चुका है, आपातकाल की घोषणा हो चुकी है कि भाई अब आपातकाल लगने वाला है। और आपातकाल कब लगा? अंधेरे में लगाएगा, बिल्कुल मध्य रात्रि में आपातकाल लगाया गया। रात में घोषणा करी गई कि साहब आज से आपातकाल देश में घोषित किया जाता है। ये आपातकाल की घोषणा कैसे होती है, ऐसा क्या हुआ, क्यों नहीं हुआ, वो सब कुछ थोड़ा बहुत हम जान चुके हैं और थोड़ा बहुत हम आज जानेंगे। तो आज से यहां से सच में एक्चुअल में हम आपातकाल के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम लोग पृष्ठभूमि पढ़ चुके हैं। आपातकाल की घोषणा या डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी का डिक्लेरेशन करा गया है कि साहब हम देश में इमरजेंसी लगाने जा रहे हैं। और इमरजेंसी कौन सी? राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी ऑन द ग्राउंड ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस। अंदरूनी गड़बड़ियों के कारण देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगने जा रहा है। और कब लग रहा है? 25 जून 1975 को लग रहा है। परंतु अब एक बात ये हमने देखी कि भाई अभी तक इंदिरा गांधी जी पे काफी प्रेशर आ चुका है, परंतु 25 जून वाले दिन तक क्या क्या घटनाएं होती हैं उन घटनाओं को समझते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली बात तो देखिए देश में क्या हो रहा है। देश में क्या हो रहा है भाई? क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है भाई? क्या हो रहा है? विरोध हो रहा है भाई, विरोध हो रहा है। ठीक है ना? क्या हो रहा है? जनता का विरोध हो रहा है। अब अगर आप जून में देखेंगे तो जून तक जनता का जो विरोध है बेटा वो बिल्कुल पीक पर पहुंच गया है, बिल्कुल चरम बिंदु पर पहुंच गया है। मतलब भयंकर भीड़ जो है अब इंदिरा गांधी जी के विरोध में उतरने लगी है। अभी तक जो आंदोलन थे वो गुजरात और बिहार तक सीमित थे। अभी तक बात हो रही थी गुजरात और बिहार की सरकारों को हटाने की। अभी तक बात हो रही थी छात्र आंदोलनों की जो गुजरात और बिहार में सरकार के खिलाफ है। अभी तक बात हो रही थी रेलवे हड़ताल की जो कि सरकार के खिलाफ है, अपना बोनस बढ़वाना चाहते हैं, बोनस लेना चाहते हैं। ये सब कुछ था। परंतु 25 जून 1975 को महान नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी क्या करते हैं? दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने के लिए लोगों को बुलाते हैं कि सभी लोग इस जो गैर लोकतांत्रिक सरकार है इसके खिलाफ दिल्ली के रामलीला मैदान में इकट्ठा हो गए। 25 जून 1975, इस दिन को याद रखिएगा बच्चों। 25 जून 1975 को रामलीला मैदान में जयप्रकाश नारायण जी सभा को संबोधित करने वाले हैं। और इतनी भीड़ इकट्ठी होगी उस कि इससे पहले दिल्ली में इतनी बड़ी रैली नहीं हुई है। गजब की भीड़ इकट्ठी होने वाली थी। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था संसद मार्च के लिए जयप्रकाश नारायण जी ने आह्वान करा है कि पूरे देश के सभी लोग आए और संसद मार्च हम लोग करेंगे। तो रामलीला मैदान में बुला लिया गया है 25 जून 1975 को। उस विरोध को देखा जाएगा, उस विरोध को इंदिरा गांधी की सरकार देखेगी और उस विरोध को कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी की सरकार झेल नहीं पाएगी। तो जनता का विरोध बिल्कुल चरम बिंदु पर होता है। जनता का विरोध बिल्कुल टॉप लेवल पर पहुंच जाता है, पीक लेवल पर पहुंच जाता है। मतलब अब जनता इस सरकार को नहीं चाहती थी। अब जनता सरकार के विपक्ष में जा चुकी है तो सरकार को बदलने की तैयारी हो सकती थी। तो इसलिए कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी जी का डर थोड़ा सा बढ़ गया था कि सत्ता जो है वो ना चली जाए, जो कुर्सी है वो ना चली जाए। तो जैसे जैसे जनता का विरोध बढ़ता गया कहीं ना कहीं हम आपातकाल के करीब पहुंचते गए। तो आपातकाल की उस घोषणा के दिन क्या था? एक बहुत बड़ा आयोजन था दिल्ली में जिसको हमने बात करी रामलीला मैदान में जनता का विरोध जिसको कहा गया। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा न्यायपालिका का दबाव तो था ही। न्यायपालिका के साथ आप सभी को पता ही है कि कैसा रिश्ता था इंदिरा गांधी जी का। न्यायपालिका के साथ विवाद।
अब इंदिरा गांधी जी का न्यायपालिका के साथ विवाद चल ही रहा था, तो अब जब विवाद चल रहा था तो इंदिरा गांधी जी बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि साहब न्यायपालिका भी मेरे विपक्ष में है, इतनी जनता जो भीड़ है वो भी मेरे विपक्ष में है, ठीक है, जुडिशरी मेरे विपक्ष में ही, ये नहीं होना चाहिए, सब जैसा मैं चाहूं वैसा ही चलना चाहिए, जैसा मैं चाहती हूं, जैसा मैं सोचती हूं वैसा ही पूरे देश में होना चाहिए, वैसा ही लोग चाहने चाहिए। परंतु ऐसा नहीं था, न्यायपालिका का विरोध के साथ विवाद था, न्यायपालिका का विरोध इंदिरा गांधी जी कर रही थी। इंदिरा गांधी जी कहते थे कि लोकतंत्री व्यवस्थाओं में न्यायपालिका का इतना सुप्रीम होना अच्छा नहीं है, संसद सुप्रीम में संसद की बात माननी चाहिए, और लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है इन व्यवस्थाओं को सुप्रीम कोर्ट ठुकरा रहा है। परंतु ऐसी बात नहीं थी, तो जनता का विरोध हुआ, न्यायपालिका के साथ विवाद, और इस न्यायपालिका के साथ के विवाद में बेटा एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हम लोगों को पढ़नी है वो हमें पढ़ना है एक जजमेंट। बेटा इस जजमेंट ने कहीं ना कहीं पूरी की पूरी कहानी बदल दी। अब इसी जजमेंट से क्या हुआ, जजमेंट का मतलब आप समझते हैं ना, एक फैसला, ठीक है, एक फैसला था, उस फैसले ने पूरी कहानी बदल दी। अब फैसला क्या था, उस फैसले को मैं आपको यहां पे समझा देता हूं। सबसे पहले आप आ जाओ यूपी में, ठीक है, हम आए हैं यूपी बिहार लूटने, है ना, तो यूपी का आपने नाम सुना है, तो यूपी में एक जगह है बेटा जिसका नाम है इलाहाबाद। कौन सी जगह है, इलाहाबाद, और इलाहाबाद में एक स्थान है जिसको हम बोलते हैं हाई कोर्ट, ठीक है, ठीक है, जो कि क्या है, संविधान का रक्षक है, ठीक है, संविधान को बचाने वाला है, हमारे विश्वास पे खड़े होने वाली न्यायपालिका का एक अभिन्न हिस्सा हाईकोर्ट उच्च न्यायालय है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था, जो वहां पे जस्टिस थे, न्यायाधीश थे, जगमोहन लाल सिन्हा। कौन थे, जगमोहन लाल सिन्हा। अभी जो जगमोहन लाल सिन्हा है ये इंदिरा गांधी के खिलाफ एक जजमेंट देते हैं, ठीक है, एक फैसला सुनाते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, न्यायपालिका जब भी किसी मामले में हस्तक्षेप कर सकती है जबकि उनके पास कोई मामला जाएगा, ठीक है। अब जैसे जब तक मैं कहूं कि मेरे घर में चोरी ही नहीं हुई तो क्यों डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट क्यों बोलेगा मनीष के घर में चोरी हुई, मतलब मुझे पहले जाना पड़ेगा ना भाई, मामले को लेकर के जाना पड़ेगा। तो मामला गया, अब मामला कौन लेकर के गया था, तो मामला 1971 में समाजवादी पार्टी के नेता थे जिनका नाम था राजनारायण, समाजवादी पार्टी के नेता थे जिनका नाम था राजनारायण। इन्होंने 1971 में इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। तो जहां से इंदिरा गांधी जी ने यूपी में चुनाव लड़ा था वहीं से राजनारायण ने भी चुनाव लड़ा था, राजनारायण हार गए थे। अब इन राजनारायण ने 1975 में जाकर के एक पिटिशन, एक याचिका हाई कोर्ट में लगाई और बोले सर जो इंदिरा गांधी जी है वो उस समय भी प्रधानमंत्री थी और इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री के पद पर होते हुए जो सरकारी सुविधा है उनका जो प्रयोग है वो किसमें करा है, चुनाव में करा है। अब आप सबको ये बात पता होना चाहिए, चाहे कोई विधायक हो, चाहे कोई सांसद हो, चाहे कोई प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई मुख्यमंत्री हो, जब वो प्रचार प्रसार करता है तो किसी भी सरकारी वस्तु का इस्तेमाल नहीं कर सकता, यहां तक कि सरकारी गाड़ियों का, सरकारी किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं कर सकता। और आपने बहुत सी बार देखा होगा जो सरकारी कर्मचारी होते हैं वो रैलियों में जाने से बचते हैं, सरकारी कर्मचारी किसी पार्टी के पास जाने से चुनाव में घबराते हैं, नहीं जा सकते वो। जैसे मान लीजिए आज मैं कोई गवर्नमेंट टीचर हूं, मैं एक सरकारी टीचर हूं और मैं जाकर के मान लीजिए जैसे मैं कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा हूं और अगर मान लीजिए उस रैली में किसी ने मेरी फोटो भेज करके भेज दी आगे डिपार्टमेंट में कि साहब ये देखिए ये पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे सीधा नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा, ठीक है। मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक सरकारी कर्मचारी हूं, मैं सरकार का एम्प्लॉय हूं, तो मैं किसी पार्टी का नहीं हूं तो सरकार को, और नहीं मैं कांग्रेस की बात नहीं, मैं बीजेपी के में भी नहीं जा सकता, मैं आम आदमी पार्टी के में भी नहीं जा सकता, मैं सरकार का बंदा हूं, मैं से नहीं जा सकता, बिल्कुल भी नहीं जा सकता, ठीक है। तो अब आप सरकारी कर्मचारियों का तो वैसे यूज ही नहीं कर सकते, उसमें आप ला ही नहीं सकते। और इसलिए क्या है, राजनारायण जी ने यह आरोप लगाया कि इंदिरा गांधी जी ने सरकारी कर्मचारियों का अपने चुनाव के प्रचार प्रसार में इस्तेमाल करा है, इसलिए ये चुनाव आयोग के जो नियम है उन नियमों को तोड़ने के अनुसार है कि उनके नियम टूटे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग कहता है कि कोई भी कैंडिडेट, कोई भी उम्मीदवार किसी भी प्रकार की चुनावी में सरकारी सहायता नहीं लेगा, सरकार के वाहनों का, सरकार के कर्मचारियों का इस्तेमाल नहीं करेगा। इंदिरा गांधी जी ने करा है तो इसलिए जो उनका चुनाव है वो क्या है, गलत है, इनका को जो चुना गया है वो गलत चुना गया है, इनके चुनाव को अवैध घोषित करा जाए। यह बात कहां पे कही गई, राजनारायण जी के द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट में कही गई। और उस समय जस्टिस कौन थे, जगमोहन लाल सिन्हा जी थे। यह मैं कब की बात कर रहा हूं, यह मैं बात कर रहा हूं 12 जून 1975 की। बेटा कब की बात कर रहा हूं, 12 जून 1975 की मैं बात कर रहा हूं। तो जब जगमोहन लाल सिन्हा जी ने यह बात कही कि हाँ ठीक है ये बात प्रूफ हो गई है कि भाई उन्होंने कर्मचारियों का इस्तेमाल करा है, तो जगमोहन लाल सिन्हा जी ने ये कह दिया कि भाई आज से फ्रॉम द टुडे जो इंदिरा गांधी है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, इंदिरा गांधी आज से सांसद नहीं रहेगी, इंदिरा गांधी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट
नहीं रहेगी। अब इंदिरा गांधी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, इंदिरा गांधी जब सांसद नहीं है तो मतलब यह है कि 6 महीने तक तो वो प्रधानमंत्री रह सकती है, परंतु 6 महीने के अंदर अंदर उनको लोकसभा या राज्यसभा में पहुंचना पड़ेगा, तभी वो प्रधानमंत्री बन सकती है, नहीं तो नहीं बन सकती। मतलब 6 महीने तक उनको बोला गया कि आप अब आज से आप सांसद नहीं है, परंतु भारत का संविधान ये व्यवस्था करता है कि कोई भी मंत्री जो हो वो 6 महीने तक बिना किसी सदस्य का भाग हुए भी मंत्री बन सकता है, परंतु 6 महीने के अंदर अंदर उसको किसी सदन में पहुंचना पड़ेगा, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो। तो अब 6 महीने तक तो वो रह सकती है, पर आगे नहीं। मतलब उनके चुनाव को ही अवैध घोषित कर दिया गया, उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पद से हटा दिया गया। ठीक है, अब इसके बाद ये जो मामला है, ये मामला गया सुप्रीम कोर्ट। तो देखिए यूपी के इलाहाबाद हाई कोर्ट में क्या कहानी हुई है, उस पूरी कहानी को समझिएगा। राजनारायण समाजवादी पार्टी के नेता है, और उसके बाद जब 1978 में आपातकाल के बाद वापस सरकार बनेगी जनता दल की, उसमें स्वास्थ्य मंत्री बनेंगे, हेल्थ मिनिस्टर बनेंगे, बड़ी जानी मानी हस्ती रहे। ठीक है, तो समाजवादी पार्टी के नेता है राजनारायण। राजनारायण ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक अपील लगाई है, एक याचिका लगाई है। उस याचिका में यह कहा गया है कि 1971 के लोकसभा चुनावों में इंदिरा गांधी जी ने अपने पद का दुरुपयोग करा है, सरकारी कर्मचारियों का, सरकारी वाहनों का, सरकारी वस्तुओं का इस्तेमाल करा है, जो कि चुनाव आयोगों के नियमों के खिलाफ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यह बात हाई कोर्ट में प्रूफ हो जाती है। तो उस समय जो न्यायाधीश होते हैं, जस्टिस होते हैं, ऑनरेबल आदरणीय जगमोहन लाल सिन्हा जी होते हैं, तो वो ये फैसला देते हैं कब, 12 जून 1975 को, कि साहब इंदिरा गांधी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, इंदिरा गांधी आज से सांसद नहीं है। और सांसद नहीं है इसका मतलब ये कि 6 महीने के अंदर अंदर उनको लोकसभा या राज्यसभा में पहुंचना पड़ेगा, नहीं तो उनका प्रधानमंत्री का पद भी छीन लिया जाएगा, प्रधानमंत्री का पद भी हट जाएगा। यह मामला फिर पहुंचता है माननीय सुप्रीम कोर्ट में। कहां पर पहुंचता है? सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? सुप्रीम कोर्ट को हिंदी में बोला जाता है सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय। जब बात उच्च न्यायालय की आ रही है तब हाई कोर्ट आता है, ठीक है, और जब उच्चतम न्यायालय आता है तब सुप्रीम कोर्ट आता है बेटा। सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय है वो सुप्रीम कोर्ट की बात होती है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही। अब सुप्रीम कोर्ट ने कब बात कही? 24 जून 1975 को। कहानी को पूरा कहानी की तरह समझिएगा, क्या क्या घटनाएं हो रही हैं। एक तरफ पूरे देश में इंदिरा गांधी जी के खिलाफ विरोध चल रहा है, एक तरफ गुजरात में 1975 के जून में सरकार बदल चुकी है, कांग्रेस हार चुकी है, एक तरफ बिहार में गजब का आंदोलन चल रहा है, और बिहार से उठे जयप्रकाश नारायण जी पूरे भारत को एक कर रहे हैं, पूरे भारत को यूनाइट कर रहे हैं और दिल्ली की तरफ लेकर के आ रहे हैं। उसी के बीच में क्या हुआ, 12 जून 1975 को जगमोहन लाल सिन्हा जी जो न्यायाधीश है, उन्होंने इंदिरा गांधी जी को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पद से हटवा दिया है कि नहीं साहब आप गलत हो, आपने चुनाव में इस्तेमाल करा है। तो विपक्ष को एक और बहुत बड़ा मौका मिल गया, अच्छा मौका मिल गया कि साहब इंदिरा गांधी जी तो अब सांसद ही नहीं है, तो अब तो इस्तीफा दो, अब भी दो इस्तीफा। आपने आपने अपने पावर का दुरुपयोग कराया, जी तो प्रूफ हो गया, माननीय हाईकोर्ट ये बात कह रहा है, तो आप हटिए अपने पद से। तो और मौका मिल गया, और इस मौके के बीच में फिर 25 जून को जो रैली होगी, वो रैली तो बिल्कुल मतलब मान लीजिए इंदिरा गांधी जी पे बड़ा दबाव बना करके इंदिरा गांधी जी को आपातकाल के लिए मजबूर कर देगी। अब 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि इंदिरा गांधी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहेगी, सांसद रहेगी, परंतु लोकसभा की में भाग नहीं लेगी, परंतु लोकसभा में नहीं जाएगी। अब इसका अर्थ क्या हुआ? मतलब आप सांसद रहोगे पर आप लोकसभा की मीटिंगों को अटेंड नहीं करोगे, आप लोकसभा में नहीं जाओगे, वहां की जितनी भी चर्चाएं होंगी उसमें आप भाग नहीं लोगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। तो अब ये जो जजमेंट आया, मेनली बात यहां से करी इस जजमेंट से, ये जो इलाहाबाद हाईकोर्ट से जजमेंट आया था ना, इस जजमेंट ने थोड़ा सा चौंका दिया कि एमपी के पद से हटा दिया, परंतु सुप्रीम कोर्ट बड़ा है, उनकी बात मानना जरूरी है, ये भारत की व्यवस्था है। तो उन्होंने कहा कि आप एमपी रहिए पर लोकसभा में भागीदारी मत करिए। 24 जून को वो ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट से आता है। ये भी एक मतलब चौंकाने वाली बात है, आपको कहते हैं लोकसभा में मत जाइए, तो बड़ी बात है। अब 24 जून को ये और 24 जून को तैयारियां चल रही हैं कल के लिए, मतलब 25 जून के लिए रामलीला मैदान में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने के लिए कौन है? लोकनायक जयप्रकाश नारायण है। तो यहां पर अब आसानी रहेगी आपको याद करने में कि इंदिरा गांधी जी के खिलाफ याचिका किसने लगाई? कौन इंदिरा गांधी जी के खिलाफ लड़ा था? राजनारायण। कौन लड़ा? राजनारायण, ठीक है ना। और इंदिरा गांधी जी के खिलाफ प्रदर्शन किसने करा? बोले जयप्रकाश नारायण, ठीक है। तो दोनों तरफ नारायण ही नारायण है, तो इधर राजनारायण और उधर जयप्रकाश नारायण। तो आप आसानी से इजीली ट्रिक के साथ आप इसको याद कर सकते हो। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बेटा, और आज की बात नहीं, आगे तक मतलब आपको ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि भाई इंदिरा गांधी जी का इलाहाबाद हाई कोर्ट में किसने पिटीशन लगाई थी? तो वो राजनारायण जी थे, बाद में स्वास्थ्य मंत्री बने। मैं इनकी तस्वीर भी आपको दिखाऊंगा। चलिए बढ़े आगे।
12 जून 1975 के दिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने एक फैसला सुनाया। ठीक है, तो कब की बात है? बात है 12 जून 1975 की। 12 जून 1975 के दिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय, ठीक है, इलाहाबाद जो हाई कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश है, जो वहां के जज है, जो वहां के जस्टिस है, कौन है? जगमोहन लाल सिन्हा जी है। उन्होंने एक फैसला सुनाया था, उन्होंने एक जजमेंट सुनाया था, एक डिसीजन सुनाया था। और उस डिसीजन में क्या बोला गया? इस फैसले में उन्होंने लोकसभा के लिए इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैधानिक करार दिया। तो अभी जो 12 जून 1975 को जो फैसला आया है, जो 12 जून 1975 को जगमोहन लाल सिन्हा जी, ये है, ये वहां के उस समय जज थे, जस्टिस थे। तो जगमोहन लाल सिन्हा जी ने फैसला दिया, और फैसला ये दिया कि जो 1971 में 1971 में लोकसभा के लिए जो चुनाव हुए थे, और उस चुनाव में जो इंदिरा गांधी जी का निर्वाचन हुआ था, निर्वाचन मतलब जो इंदिरा गांधी जी को चुना गया था, जो इंदिरा गांधी जी को इलेक्ट करा गया था, ये जो इलेक्शन था वो क्या था? अवैधानिक था। अवैधानिक का मतलब क्या हो गया? इलीगल था, गलत था, कानूनी रूप से गलत था। क्यों कानूनी रूप से गलत था? क्योंकि वो सरकारी सेवाओं का इस्तेमाल ले रही थी, सरकार के कर्मचारियों का इस्तेमाल कर रही थी, जो कि चुनाव आयोग के कानूनों के खिलाफ है, चुनाव आयोग के नियमों के खिलाफ है। न्यायमूर्ति ने यह फैसला समाजवादी नेता राजनारायण द्वारा दायर एक चुनाव याचिका के मामले में सुनाया था। तो अब मैंने क्या कहा कि जब कोर्ट में कोई केस जाएगा तभी कोर्ट उसमें इंटरप्रेट कर सकता है, उसमें हस्तक्षेप कर सकता है। जब तक केस जाएगा नहीं तो कोर्ट क्या बोलेगा भाई? ठीक है, आज आप मुझे आकर के बताओगे कि सर मुझे ये चीज समझा दो, तभी तो मैं समझाऊंगा, नहीं तो मैं क्यों समझाऊं भाई एक्स्ट्रा, मुझे क्या मजा आ रहा है? तो जब तक आप पूछोगे तभी तो मैं समझाऊंगा। तो उसी प्रकार से जब तक कोर्ट में केस जाता नहीं तब तक उसमें सुनवाई होती नहीं है। ठीक है, तो न्यायमूर्ति कौन है उस समय? जगमोहन लाल सिन्हा जी है। और उन्होंने ये फैसला किसके कहने पर दिया? कहने मतलब किसने याचिका लगाई थी? समाजवादी नेता राजनारायण। किसके कहने पे? समाजवादी नेता राजनारायण। ये है समाजवादी नेता राजनारायण, जो कि बाद में 1977 के चुनावों के बाद क्या बनेंगे? स्वास्थ्य मंत्री बनेंगे, हेल्थ मिनिस्टर बनेंगे भारत सरकार में। तो इन्होंने एक चुनाव याचिका लगाई थी। चुनाव याचिका में राजनारायण ने कहा इंदिरा गांधी के खिलाफ 1971 के बतौर उम्मीदवार चुनाव में खड़े हुए थे। तो राजनारायण कौन है? राजनारायण 1971 में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो उसमें इंदिरा गांधी जी के ऑपोजिट कैंडिडेट थे। अब आज आपका सवाल यह है, आप आज कमेंट बॉक्स में मुझे यह बताओगे कि 1971 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी जी कौन सी जगह से चुनाव लड़ रही थी? आप सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा, या आपके कोई बड़े भैया दीदी हो उनसे आप पूछ लीजिएगा, आप पूछ लीजिएगा। इतना तो श्योर है कि वो यूपी से लड़ी थी, यूपी से लड़ी थी तभी इलाहाबाद हाईकोर्ट में केस गया, नहीं तो कोई दूसरी जगह से लड़ती तो दूसरा हाईकोर्ट में केस जाता। वो कहां से लड़ी थी वो आप मुझे बताइएगा, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर मैं आप लोगों को जरूर इसका जवाब दूंगा। तो जहां से चुनाव लड़ा गया था, जहां से इंदिरा गांधी जी ने चुनाव लड़ा था, वहीं से ऑपोजिट कैंडिडेट के रूप में कौन चुनाव लड़ रहे थे? राजनारायण चुनाव लड़ रहे थे। इंदिरा गांधी जी कांग्रेस से थी और ये किससे थे? समाजवादी से। याचिका में इंदिरा गांधी के निर्वाचन को चुनौती देते हुए तर्क दिया गया कि उन्होंने चुनाव प्रचार में सरकारी कर्मचारियों की सेवाओं का इस्तेमाल किया है, जो कि गलत है। तो याचिका जब लगाई गई और ये कहा गया, राजनारायण जी के द्वारा ये कहा गया कि साहब इंदिरा गांधी जी के चुनाव अवैधानिक है, तो कोर्ट पूछेगा भाई क्यों, व्हाई, अवैधानिक क्यों बता रहे हो? तो उसने बोला सर जी इसलिए अवैधानिक है क्योंकि चुनाव आयोग के क्या क्या नियम है पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। और उसमें यह भी नियम है कि सरकारी कर्मचारियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, सरकारी वाहन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। परंतु 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी जी ने वो काम करा है, तो इसलिए अवैधानिक है। तो जगमोहन लाल सिन्हा जी ने बोला बिल्कुल अगर करा है तो गलत है। तो सरकारी कर्मचारियों की सेवाओं का इस्तेमाल करने के कारण इंदिरा गांधी जी के चुनाव को अवैधानिक घोषित कर दिया गया। अब इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि अगर इन केस आपसे 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि इंदिरा गांधी जी के 1971 के लोकसभा के चुनावों को, उनके निर्वाचन को अवैधानिक क्यों घोषित करा गया, तो इसलिए करा गया क्योंकि उन्होंने सरकारी कर्मचारियों की सेवाओं का इस्तेमाल करा है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ लिया जा सकता है, हो सकता है एमसीक्यूज में पूछ लिया जाए कि इंदिरा गांधी जी के 1971 के निर्वाचन को क्यों अवैधानिक घोषित करा गया, क्या ऐसी क्या बात थी, कोई कारण जो भी हो, उसमें से एक एमसीक्यू में आपका ये ऑप्शन होगा तो आप सही होंगे। यह भी पूछा जा सकता है एमसीक्यू में कि किसने 1971 के लोकसभा चुनाव को, इंदिरा गांधी जी के निर्वाचन को अवैधानिक करार करने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका डाली थी, तो कौन थे? राजनारायण जी थे। उच्च न्यायालय के इस फैसले का मतलब यह था कि कानूनन अब इंदिरा गांधी सांसद नहीं रही, और अगर अगले 6 महीने की अवधि में दोबारा सांसद निर्वाचित नहीं होती तो प्रधानमंत्री के पद पर कायम नहीं रह सकती। तो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के इस फैसले के अनुसार, अगर हम बात करें हाई कोर्ट का, अगर ये जो फैसला आया, इस फैसले के अनुसार यह था कि इंदिरा गांधी जी अब सांसद नहीं रही। ठीक है, इंदिरा गांधी जी अब सांसद नहीं रही, मेंबर ऑफ
पार्लियामेंट नहीं रही, मतलब वो लोकसभा या राज्यसभा का भाग नहीं रही है। और सेंटेंस पूरा लिखिएगा, इंदिरा गांधी सांसद नहीं रही, ऐसा मत लिख दीजिएगा इंदिरा गांधी नहीं रही, ठीक है। कुछ बच्चे बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं। मैं एक लाइव सब्जेक्टिव टेस्ट चलते हैं, ठीक है, लर्निंग शेयर पे, 10th के बच्चे की मैं कॉपी चेक कर रहा था, मैं नाम ओपन नहीं करूंगा, मुझे करना भी नहीं है। तो ऐसा ही क्वेश्चन था कि जो तृतीय क्षेत्र होता है, जो टर्सरी सेक्टर होता है जिसमें सेवाएं होती है, उनका क्या योगदान है। तो तृतीय क्षेत्र में सेवाएं आती है, जैसे मैं टीचर हूँ, ये भी सेवा है, डॉक्टर का काम है, ये सेवा है, ये क्यों बढ़ गई। और सीधा सीधा इसका बुक में आंसर लिखा हुआ है, इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 का क्वेश्चन था, आप लोगों ने पढ़ाई होगा। तो उसमें 4 जो पॉइंट थे वो लिख रहे थे। वो बच्चा क्या लिखता है तृतीय क्षेत्र का बड़ा महत्व बढ़ गया है। तृतीय क्षेत्र में क्या आता है, टेलीविजन आता है। टेलीविजन देखना बहुत जरूरी है। आजकल के लोगों का मनोरंजन नहीं होता है, इसलिए टेलीविजन देखना बहुत जरूरी है। टेलीविजन पर समाचार भी आते हैं, समाचार सुनने से ज्ञान बढ़ता है ठीक है। इसके बाद इंटरनेट तृतीय क्षेत्र का अभिन्न हिस्सा है, गजब का हिस्सा है, बेहतरीन। इंटरनेट के बिना आज के जीवन में है क्या, इंटरनेट नहीं तो कुछ भी नहीं। गजब गजब ऐसी ऐसी बातें उसने लिखी मैंने उसका पूरा आंसर पढ़ा और पूरी ईमानदारी से 0 नंबर लिख दिए तो ऐसा आंसर मत लिखा करो। देखो बेटा, हाँ मानता हूं कि चलता है, पर आटे में नमक चलता है, नमक में आटा नहीं चलता। थोड़ा बहुत आप ऊपर नीचे कर दो उसमें। और दूसरी बात, हाँ ये बात हम कहते हैं कि थोड़ा बहुत आप लिख देते हो चलता है, पर आप जो क्वेश्चन है, जो चैप्टर है, उसके रिगार्डिंग, उसके से मिलता जुलता लिखो, कुछ भी मन से भी मत लिखो, उससे मिलता जुलता लिखो। और एटलीस्ट जब आप हमारे पास टेस्ट दे रहे हो या आप कहीं से पढ़ते हो, स्कूल में कहीं टेस्ट दे रहे हो, तो वहां तो ईमानदारी से आप सही लिखो, जिससे आपको अपनी गलती पता चल रही। हाँ, बोर्ड में आपको ऐसा लगा कि नहीं साहब यार कुछ नहीं आ रहा है, ये इस चैप्टर का क्वेश्चन है, तो उस चैप्टर से रिलेटेड जो बात आप लिख सकते हो वो लिखो। उसमें भी ऐसा नहीं फालतू में कुछ भी मन से लिख करके आ जाओ, ऐसा नहीं करना। तो यहाँ पे एक शब्द से बहुत बड़ा डिफरेंस आ सकता है, इंदिरा गांधी सांसद नहीं रही या इंदिरा गांधी नहीं रही। और फिर आप इतने ज्ञानी, आप मनीष सर की बात मानने वाले बच्चे हो, और इस वर्ड को अंडरलाइन और करके आ गए, जो सीधा टीचर की नजर गई, इंदिरा गांधी नहीं रही है, तो फिर आपातकाल लगाया किसने पूरा सब कुछ ही चेंज हो जाएगा। ऐसा नहीं, तो हर शब्द को ध्यान से आराम से लिखना। तो इंदिरा गांधी सांसद नहीं रही, तो हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद इंदिरा गांधी सांसद नहीं रहती है। और ये जजमेंट कब आता है बच्चों, 12 जून 1975। इन तारीखों को याद कर लीजिएगा, इन तारीखों को याद कर लीजिएगा। और अब भी हम जून के महीने में ही हैं, ठीक है। तो 25 जून आने वाला है, ठीक है, 25 जून आने वाला है। तो 25 जून देखो, अब आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो, तो अब पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंटों के लिए डेट अलग महत्व रखती है। ये वाली डेट ये है, ये वाली डेट ये है, ये वाली डेट ये है, ठीक है ना। तो अब इंदिरा गांधी जी सांसद नहीं रही। अगर अगले 6 महीने की अवधि में 2 बार सांसद निर्वाचित नहीं होती तो प्रधानमंत्री के पद पर कायम नहीं रहेगी। अब भारत का संविधान यह कहता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को आप मंत्री बना सकते हो, चाहे वो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हो, और अगर नहीं भी है तो भी आप मंत्री बना लो, परंतु 6 महीने के अंदर अंदर उसको लोकसभा या राज्यसभा में चुन करके जाना होगा। जैसे कि 2019 के चुनाव के बाद माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने माननीय जो विदेश मंत्री है एस जयशंकर जी, उनको मंत्री की शपथ दिला दी, 2019 में दिला दी। वो ना लोकसभा में थे ना राज्यसभा में थे, पर 6 महीने के अंदर उनको गुजरात से राज्यसभा में भेज दिया, तो भाई सब सॉर्ट आउट, वो मंत्री बने हुए। तो अब यहाँ पर भी क्या है, शब्द तो मंत्री प्रयोग हो रहा ना, बस वो मंत्रियों का भी मंत्री है, वो प्रधानमंत्री है, पर है तो मंत्री। तो इन मंत्री को भी अगर 6 महीने में, मतलब इंदिरा गांधी जी अगर 6 महीने में लोकसभा या राज्यसभा में नहीं पहुंचती है, तो उनकी प्रधानमंत्री की जो पोस्ट है वो छीन ली जाएगी। सांसद के पद से तो उनको हटा दिया है, अब प्रधानमंत्री के पद से भी हटा दिया जाएगा। 24 जून 1975 को सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के इस फैसले पर आंशिक स्थगनादेश सुनाते हुए कहा कि जब तक इस फैसले को लेकर की गई अपील की सुनवाई नहीं होती तब तक इंदिरा गांधी सांसद बनी रहेगी, लेकिन वे लोकसभा की कार्रवाई में भाग नहीं ले सकते। तो 24 जून 1975 को सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, थोड़ा सा इस आदेश को आगे बढ़ा दिया, पोस्टपोन कर दिया, और यह कहा कि जब तक इस फैसले पर पूरी सुनवाई नहीं कर ली जाती, पूरी तरफ हमारी तरफ से पूरा 100% मोहर नहीं लग जाती है, तब तक इंदिरा गांधी जी सांसद तो रहेगी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो रहेगी, परंतु लोकसभा की कार्रवाई में भाग नहीं लेगी। लोकसभा के जो संसद के सदन चलेंगे उन सदनों में इंदिरा गांधी जी नहीं जाएगी। मतलब थोड़ा सा और चौंकाने वाला था, और इंदिरा गांधी जी को ऐसा लगा होगा, मुझे ऐसा मानना है कि यार पहले ही सुप्रीम कोर्ट के साथ तो मेरी नहीं बन रही है और इन्होंने कल को मेरे खिलाफ फैसला दे दिया, तो भैया काम खराब हो जाएगा, इसलिए अभी पद पर तो हूं, अभी प्रधानमंत्री तो हूं, तो क्या करूं, चलो आपातकाल लगा देते हैं। तो ये 24 जून 1975 को ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला और 12 जून 1975 को हाई कोर्ट का फैसला, इन दोनों को आपको याद रखना होगा और आगे बढ़ना होगा। अब बात करते हैं संकट और सरकार का फैसला।
एक बड़े राजनीतिक संघर्ष के लिए अब मैदान तैयार हो चुका था। तो अभी तक जो विपक्ष है उनको अब और भी बढ़िया मौका मिल चुका था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी जी को सांसद के पद से हटा दिया था, पर वो बात ये एक अलग है कि सुप्रीम कोर्ट में वो केस अभी चल रहा था। तो परंतु एक विपक्ष को मौका मिल चुका था कि इंदिरा गांधी जी ने चुनाव गलत तरीके से लड़े हैं, तो इंदिरा गांधी जी इस्तीफा दे। इसके अलावा और तो कारण थे ही कि आर्थिक स्थितियां बिगड़ी हुई है, न्यायपालिका के साथ विवाद चल रहा है, ये सब तो चल ही रहा है, पर इसके साथ एक और बड़ा जो मौका था वो विपक्ष को मिल चुका है। जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में विपक्षी दलों ने इंदिरा गांधी के इस्तीफे के लिए दबाव बना डाला। तो जयप्रकाश नारायण अगुवाई कर रहे थे, लीडर कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे, और उन्होंने सबके साथ मिलकर के इंदिरा गांधी जी के इस्तीफे की डिमांड कर दी, रिजाइन की डिमांड कर दी कि भाई आप रिजाइन करिए। इन दलों ने 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल प्रदर्शन किया। तो इन सभी दलों ने मिलकर के कब? 25 जून 1975, कितनी तारीख को? 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल प्रदर्शन करा था। एक भयंकर भीड़ बुलाई गई, और ऐसी भीड़ बुलाई गई जो कि इससे पहले कभी वहां पर नहीं देखी गई थी। जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी से इस्तीफे की मांग करते हुए राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह की घोषणा करी। अब देखिए, इन बातों को याद रखिए, जब बिहार के छात्र जयप्रकाश नारायण जी को बुलाने जा रहे हैं कि सर आप आइए और इस मूवमेंट को आगे बढ़ाइए, तो जयप्रकाश नारायण जी दो डिमांड करते हैं। पहली बात, हिंसक होना चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए। तो ये किसका मूल मंत्र था? महात्मा गांधी जी का मूल मंत्र था। मतलब जयप्रकाश नारायण ये कह रहे हैं कि हम लोकतंत्र को जो बचाने का काम करेंगे वो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से ही करेंगे, हम महात्मा गांधी जी के जो विचार है उन्हीं से करेंगे। इसीलिए क्या कहा गया है कि राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह। अब देखो, इन शब्दों में आपको जयप्रकाश नारायण की दोनों जो डिमांड थी, दोनों डिमांड देखने को मिलेगी। पहली डिमांड क्या थी? हिंसक नहीं होना चाहिए, जो आंदोलन है वो नॉन वायलेंट रहना चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या है? सत्याग्रह क्या दर्शा रहा है? पढ़ाना क्लास 10th में, सत्याग्रह, सत्य के आधार पर आग्रह करो। और जब आपका दुश्मन आप पर अत्याचार कर रहा हो और उससे लड़ने के लिए आपको शारीरिक बल की जरूरत नहीं होती, सिर्फ सत्य के आधार पर चलते जाइए और आपकी जीत निश्चित होगी। यही महात्मा गांधी कहते हैं। पढ़ा है ना क्लास 10th की हिस्ट्री में, चैप्टर 2 भारत में राष्ट्रवाद पढ़ा होगा। तो सत्याग्रह किस बात को दर्शा रहा है? पहली डिमांड को दर्शा रहा है जयप्रकाश नारायण जी की कि हिंसक नहीं होंगे, और दूसरा राष्ट्रव्यापी, मतलब पूरे राष्ट्र में फैला होगा। मतलब दूसरी डिमांड क्या थी? यह आंदोलन सिर्फ बिहार तक नहीं होना चाहिए, पूरे देश में फैलना चाहिए। तो ये राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह जयप्रकाश नारायण जी की दोनों डिमांडों को दर्शा रहा है, दोनों जो बात थी उनको दर्शा रहा है। तो जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी से इस्तीफे की मांग करते हुए राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह की घोषणा की। तो यहाँ पे जयप्रकाश नारायण जी क्या कहते हैं कि हम राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह करेंगे, मतलब पूरे देश में हम सत्याग्रह करेंगे। किस लिए? इंदिरा गांधी जी का इस्तीफा चाहिए। इंदिरा गांधी जी तुम कुर्सी छोड़ो, अब हम आ रहे हैं। ठीक है, ऐसे नारे लगे होंगे। जेपी ने सेना, पुलिस और सरकारी कर्मचारियों का आह्वान किया कि वे सरकार के अनैतिक और अवैधानिक आदेशों का पालन न करें। तो यहाँ पे जयप्रकाश नारायण क्या कह रहे हैं? जयप्रकाश नारायण कह रहे हैं कि ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई लोकतंत्र को बचाने के लिए है, ये लड़ाई हम सबके अधिकारों को बचाने के लिए है, ये लड़ाई कानूनी रूप से हमारी सही है। तो इसलिए कोई भी सेना का अधिकारी, कोई भी पुलिस, कोई भी सरकारी कर्मचारी इंदिरा गांधी जी के सरकार के किसी भी गैर कानूनी या जो गलत आदेश उनका पालन ना करे, उन पालनों को, उन बातों को, उन कानूनों को बिल्कुल भी ना माने जो कि हम लोगों के खिलाफ हो, जनता के खिलाफ हो। ये जो आंदोलन चल रहा है, ये आंदोलन हमारे लिए नहीं है, ये आंदोलन हम सबके लिए है, और हम सब में पुलिस भी है, जनता भी है, कर्मचारी भी है। इसलिए कोई भी व्यक्ति सरकार के गैर नैतिक, अनैतिक आदेशों को ना माने, जो जैसे कि सरकार कह रहे जाओ गोलियां चलाओ, जाओ लाठीचार्ज कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, मारो उन लोगों को, जेलों में डाल दो, ऐसा नहीं। यह आंदोलन आज लोकतंत्र को बचाने के लिए है, और अगर आज नहीं बचा पाए तो फिर हम लोकतंत्र को नहीं बचा पाएंगे, ऐसा जयप्रकाश नारायण जी कह रहे हैं। इससे भी सरकारी कामकाज के ठप हो जाने का अंदेशा पैदा हुआ। तो अब देखो, अब पहली बात तो ये चीज समझिए कि इसमें जो जयप्रकाश नारायण जी हैं उनके साथ पहले काफी लोग जुड़े हुए होंगे। ठीक है, युवा तो जुड़ा हुआ ही है, तो काफी सरकारी कर्मचारी भी हो सकता है जुड़ गए होंगे। अब जयप्रकाश नारायण जी ने भी एक ऐसा आह्वान जनता से करा है कि हम लोकतंत्र को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए कोई भी सरकार का अनैतिक जो बात है उसको नहीं मानेगा। ठीक है, तो अब इससे यह भी हो सकता है कि जो सरकारी कामकाज है वो ठप हो जाने के अंदेशा हो, क्यों? सरकारी कामकाज होगा ही नहीं, क्योंकि भाई जब आह्वान किया गया तो हो सकता है सरकारी कर्मचारी कल को सोचे नहीं साहब बिल्कुल हम नहीं करेंगे, हाँ इंदिरा गांधी जी गलत कर रही, इंदिरा गांधी जी गलत कर रही। जैसे वही बात याद करें सत्याग्रह के समय जब बापू बुलाया करते थे कि हमें सत्याग्रह करना है, तो लोग अपनी स्कूलें छोड़ दिया करते थे, अपने पढ़ाने वाले टीचर्स पढ़ाना छोड़ देते थे, वकील केस लड़ना छोड़ दिया करते थे, सब वो काम करे। तो उसी प्रकार का सत्याग्रह अभी जयप्रकाश नारायण जी चला रहे हैं। तो हो सकता है सरकारी कामकाज ठप हो जाए।
देश का राजनीतिक मिजाज अब पहले से कहीं ज्यादा कांग्रेस के खिलाफ हो गया था। ये मतलब एक ऐसा दौर चला है कि 1947 के बाद पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि लोग कांग्रेस के खिलाफ आ रहे हैं। नहीं तो आप देखिए, जब से कांग्रेस बनी है 1885 से, तब लोग कांग्रेस के साथ ही थे, कदम से कदम मिलाकर के कांग्रेस के साथ चले। परंतु अब वो समय था जब लोग कांग्रेस को प्यार से ज्यादा नफरत की नजरों से देख रहे थे, कांग्रेस के साथ से ज्यादा वो कांग्रेस के खिलाफ थे। तो अब जनता का मिजाज बदल चुका था, अब जनता की सोच बदल चुकी थी। सरकार ने इन घटनाओं के मद्देनजर जवाब में आपातकाल की घोषणा कर दी। तो अब इन सब के ध्यान में रखते हुए सरकार ने क्या कर दिया, आपातकाल की घोषणा कर दी। याद रखिएगा, क्या कर दी, आपातकाल की घोषणा कर दी। और आपातकाल की ये घोषणा एक प्रकार से ऐसी घोषणा हुई जिसमें लोग कहते हैं कि ये लोकतंत्र और लोकतंत्र को चाहने वाले और लोकतंत्र को नहीं चाहने वालों के बीच का सा एक झगड़ा सा आप कह सकते हैं। इंदिरा गांधी जी लोकतंत्र के खिलाफ मानी गई और जो बाकी लोग थे वो लोकतंत्र के पक्ष में माने गए। ये आपातकाल सही था या गलत था, ये हम आगे पढ़ेंगे, हम डिस्कस करेंगे। परंतु अब भी आपातकाल की घोषणा हो चुकी है, अब देश में आपातकाल लग चुका है। 25 जून 1975 के दिन सरकार ने घोषणा की कि देश में गड़बड़ी की आशंका है और इस तर्क के साथ उसने संविधान के अनुच्छेद 352 को लागू कर दिया है। 25 जून 1975 के दिन सरकार ये कहती है कि देश में गड़बड़ी की आशंका है। पढ़िए, युद्ध, बाहरी आक्रमण और अंदरूनी गड़बड़ियों के आधार पर 352 के तहत देश में राष्ट्रीय आपातकाल लग सकता है। तो यहां पर सरकार कहती है कि हम संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत देश में अंदरूनी गड़बड़ियों की आशंका होने के कारण देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं। परंतु क्या सच में देश में गड़बड़ियां थी? क्या सच में आर्थिक संकटों के लिए अगर जनता सरकार से मांग नहीं करेगी तो किससे करेगी? क्या वो गलत था? क्या जब विपक्ष अगर सत्ता में बैठी पार्टियों का विरोध नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा? क्या ये अशांति थी? क्या ये गड़बड़ी थी? क्या सच में गड़बड़ी थी या सच में सरकार को ऐसा लगा कि हमारी सत्ता चली जाएगी, उसको बचाने के लिए कुछ प्रयास हमें करने होंगे, विपक्ष को दबाना होगा? तो क्या ये गड़बड़ी थी या नहीं थी, वो आगे जानेंगे। इस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि भारी अथवा अंदरूनी गड़बड़ी की आशंका होने पर सरकार आपातकाल लागू कर सकती है। तो देखो, ये जो लिखा हुआ होता है ना, ये तो आपको समझाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि अपन पहले ही सब कुछ समझ करके आ जाते हैं। अपन विद्वान है बेटा, बड़े विद्वान है। कभी भी अपने आपको ऐसा समझा मुझे कुछ नहीं आता, सोचो सब कुछ आता है, अपन मास्टर है, ठीक है, ओके। तो अनुच्छेद के अंतर्गत, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत क्या कहा गया कि भारी मतलब युद्ध हो जाए या कोई भारी आक्रमण हो जाए या कोई अंदरूनी गड़बड़ी, देश के अंदर कोई परेशानी हो, तो उसकी आशंका पर सरकार क्या कर सकती है? आपातकाल लागू कर सकती है, इमरजेंसी लागू कर सकती है। कौन सा अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 352 के तहत। सरकार का निर्णय था कि गंभीर संकट की घड़ी आन पड़ी है और इस वजह से आपातकाल की घोषणा जरूरी हो गई है। तो सरकार का निर्णय था, ये सरकार का डिसीजन था कि संकट की घड़ी आई है, ठीक है, आई रे आई, संकट की घड़ी आई, ठीक है। तो संकट की घड़ी आई है और इस वजह से अब सरकार को आपातकाल की घोषणा करना जरूरी हो गया है। तो सरकार आपातकाल की घोषणा कर देती है। तकनीकी रूप से देखें तो ऐसा करना सरकार की शक्तियों के दायरे में था, क्योंकि हमारे संविधान में सरकार को आपातकाल की स्थिति में विशेष शक्तियां प्रदान की गई है। देखिए, अब अगर एक सही रूप में अगर अपन देखें, कानूनी रूप से देखें, संवैधानिक रूप से देखें, तो इसमें सरकार गलत नहीं है, क्योंकि सरकार के पास पूरी पावर है। संविधान ने पावर दी है सरकार को कि भाई आपको लगे देश में युद्ध, भारी आक्रमण या अंदरूनी गड़बड़ी लगे तो आप 352 का इस्तेमाल कर करके आप आपातकाल लगा सकते हो। इसमें बिल्कुल भी कोई डाउट वाली बात नहीं, बिल्कुल सही लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो सरकार ने लगाया आपातकाल, मतलब संवैधानिक रूप से देखें तो सही है, क्योंकि सरकार के पास ये तो पावर है ना कि भाई आपातकाल लगा सकते हो। परंतु जो ग्राउंड दिया गया, जो कारण बताया गया अंदरूनी गड़बड़ी, सवाल मेन मुद्दा यहीं पर उठता है कि क्या विपक्ष का विरोध करना अंदरूनी गड़बड़ी है? क्या युवाओं का रोजगार मांगना अंदरूनी गड़बड़ी है? क्या लोगों का खादान के लिए प्रोटेस्ट करना, आंदोलन करना अंदरूनी गड़बड़ी है? क्या अगर सत्ता में बैठी सरकार कुछ गलत करती है उसके खिलाफ आवाज उठाना अंदरूनी गड़बड़ी है? क्या अगर आपने गलत प्रकार से चुनाव जीता है और आप सत्ता में बैठी हैं और उसके खिलाफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाना क्या अंदरूनी गड़बड़ी है? मुद्दा आपातकाल का नहीं था, इससे पहले भी 2 बार आपातकाल लगी है। नेहरू जी ने भी आपातकाल लगाई है 1971 में, इंदिरा गांधी जी ने भी आपातकाल लगाई, पर 1971 के आपातकाल को किसी ने भी गलत नहीं ठहराया, परंतु 1975 के आपातकाल को गलत ठहराया गया, क्योंकि सवाल यह था कि क्या सरकार का विरोध करना, क्या हमारे अधिकारों के लिए लड़ना, हमारी आवाज उठाना, ये क्या गलत है? ये अंदरूनी गड़बड़ी है क्या? मुद्दा बस इतना सा था। इस बात के कारण विरोध होता है, इस बात के लिए आज तक 25 जून 1975 को एक काले दिन के रूप में, लोकतंत्र की व्यवस्था के काले दिन के रूप में देखा जाता है।
आपातकाल की घोषणा के साथ ही शक्तियों के बंटवारे का संघीय ढांचा व्यवहारिक तौर पर निष्प्रभावी हो जाता है और सारी शक्तियां केंद्र सरकार के हाथ में चली आती है। तो जैसे ही आपातकाल की घोषणा होगी तो जो संघीय ढांचा है, संघीय ढांचे का मतलब क्या होता है, केंद्र सरकार होगी, राज्य सरकार होंगी, केंद्र के पास अपनी शक्तियां, राज्य सरकार के पास अपनी शक्तियां होंगी। परंतु जैसे ही आपातकाल की घोषणा होगी तो राज्य सरकारों की भी सारी की सारी शक्तियां किसके पास आ जाएगी, केंद्र सरकार के पास आ जाएगी। सारी की सारी जो पावर है वो किसके पास आ जाएगी, केंद्र सरकार के पास आ जाएगी। तो जो संघीय ढांचा है वो निष्प्रभावी हो जाएगा, उसको फॉलो नहीं करा जाएगा। राज्य सरकार ये नहीं कह सकती साहब ये तो हमारा कानून हम बनाएंगे, नहीं, उस समय नहीं होगा। सारी की सारी पावर किसके पास आ जाती है, केंद्र सरकार के हाथ में आ जाती है। दूसरा, सरकार चाहे तो ऐसी स्थिति में किसी एक अथवा सभी मौलिक अधिकारों पर रोक लगा सकती है अथवा उनमें कटौती कर सकती है। तो दूसरा क्या है कि सरकार चाहे तो किसी एक मौलिक अधिकार को साइड में रख सकती है, किसी मौलिक अधिकारों को हटा सकती है, कटौती कर सकती है, कम ज्यादा कर सकती है। तो सरकार ये काम भी कर सकती है। मतलब देखिए, संघीय ढांचा फेल हो जाएगा, मौलिक अधिकार उस समय फेल हो जाएंगे। यहां पे क्योंकि मेन बात यह है क्योंकि देश की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, देश को बचाना इंपॉर्टेंट है, देश की एकता, अखंडता, देश की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। देश सुरक्षित रहेगा तो हम सब सुरक्षित ही हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार आपको सदैव मिलेंगे, परंतु अगर देश में कोई समस्या है तो उसको बचाना है जरूरी है, इसलिए मौलिक अधिकारों को एक बार साइड में रखा जाता है। ये सोच करके संविधान निर्माताओं ने यह प्रावधान किया है। संविधान के प्रावधान में आए शब्दों में यह स्पष्ट होता है कि आपातकाल को वहां एक असाधारण स्थिति के रूप में देखा गया है जब सामान्य लोकतांत्रिक राजनीति के कामकाज नहीं किए जा सकते। तो संविधान के अगर हम प्रावधान देखें, संविधान को पढ़ें, तो हमने तो पढ़ा भी है, ठीक है, आपने पढ़ा है। तो आपातकाल को एक असाधारण स्थिति बताया गया है। साधारण स्थिति क्या होती है, नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है, सब कुछ नॉर्मल चलता रहे, सब कुछ नॉर्मल चलता रहे। जैसे अब एक बात कर रहे हैं अपन, आज पढ़ रहे हैं, ये एक नॉर्मल कंडीशन है बेटा, पढ़ रहे हैं। परंतु कोरोना के समय असाधारण था, सब कुछ, हम घरों से बाहर नहीं आ पा रहे थे और काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा था, वो असाधारण स्थिति थी। और आज क्या है, साधारण है, सब कुछ नॉर्मल है, आप बाहर भी घूम रहे हो, पढ़ भी रहे हो, मजे भी कर रहे हो, ठीक है, सब कुछ। तो आपातकाल क्या है, एक ऐसी असाधारण स्थिति है, ठीक है, जिस स्थिति में क्या है, जो सामान्य जो लोकतांत्रिक राजनीति के कामकाज है वो नहीं किए जा सकते। मतलब जो नॉर्मली जो कामकाज होते हैं कि हाँ भाई साहब आप अपने अधिकारों की मांग करो, आप राज्य सरकार अपना अपना काम करे, जो लोकतांत्रिक कामकाज है वो कामकाज नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि वो नॉर्मल कंडीशन में नहीं है। तो जो नॉर्मल कंडीशन नहीं है, वो एबनॉर्मल कंडीशन जो है, उसी को यहाँ पे भारत के संविधान ने आपातकाल कहा है। इसी कारण सरकार को आपातकाल की स्थिति में विशेष शक्तियां प्रदान करी गई है। इसी कारण यहाँ पे सरकार ने आपातकाल के लिए क्या है, विशेष शक्तियां केंद्र सरकार को भारत का संविधान सौंपता है। 25 जून 1975 की रात में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से आपातकाल लागू करने की सिफारिश की और राष्ट्रपति ने तुरंत ये उद्घोषणा कर दी। तो ये है फखरुद्दीन अली अहमद जी। तो 25 जून 1975 रात में हुआ ये काम, ठीक है, रात के साय में कहीं ना कहीं लोकतंत्र पर एक धब्बा लग गया था, भारत के लोकतंत्र पे कहीं ना कहीं भारत के लोकतंत्र पे एक संकट छाया था। और कब हुआ? 25 जून 1975 को हुआ। तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने राष्ट्रपति जी को फोन करके कहा, फखरुद्दीन अली अहमद जी आपातकाल लागू कर दीजिए, और फखरुद्दीन अली अहमद जी ने आपातकाल लागू कर दिया। अब आप एक चीज ये भी देखिएगा, आप इन चीजों को समझिएगा कि आज देश में प्रधानमंत्री भी है, राष्ट्रपति भी, 1950 से यही व्यवस्था चलती आ रही है। हमने हमेशा, हमारे पूर्वजों ने भी और हम भी आज भी जो करते हैं, हम प्रधानमंत्री की तारीफ करते हैं और हम प्रधानमंत्री को ही गाली देते हैं, हम राष्ट्रपति को कुछ नहीं कहते। अब मुझे आज एक बात बताइए, आज तक भी विपक्ष वाले जो हैं वो इंदिरा गांधी जी को कहते हैं कि उन्होंने 25 जून 1975 को एक गलत फैसला लिया, लोकतंत्र का काला दिन, लोकतंत्र की व्यवस्था पर संकट, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। कोई भी व्यक्ति फखरुद्दीन अली अहमद जी का नाम नहीं लेता। क्यों भाई? आपातकाल तो लागू करने वाले व्यक्ति यही है ना, राष्ट्रपति तो यही थे, पर इनका नाम नहीं लेते, कोई भी नाम नहीं लेता। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि हमें पता है राष्ट्रपति की जो है वो नाम मात्र है, राष्ट्रपति के पास इतनी शक्तियां नहीं है, पावरफुल जो है वो प्रधानमंत्री है। आज भी आप देखिए ना, आज कुछ अच्छा होता है तो लोग कहते हैं वाह वाह मोदी जी ने क्या काम करा है, और बुरा होता तो मोदी मुर्दाबाद, मोदी ऐसा, अच्छा होगा तो मोदी जी है तो मुमकिन है। कोई क्यों? किसी ने प्रणब मुखर्जी जब राष्ट्रपति थे उनको कुछ नहीं कहा, रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति थे उनको कोई कुछ नहीं कहा, द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति है उनको कोई कुछ। हमें पता है कि राष्ट्रपति के पास पावर नहीं, राष्ट्रपति एक प्रकार से सरकार जो कहेगी उस प्रकार से कार्य करेगा, तो हम राष्ट्रपति को कभी दोष नहीं देते। तो ये कारण है कि मेन जो है ना फेस जो है वो प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री मुख्य। तो आज तक जो इस बात के लिए कहा जाता है वो इंदिरा गांधी जी को कहा जाता है, कभी फखरुद्दीन अली अहमद जी का नाम नहीं आता है।
आधी रात के बाद सभी बड़े अखबारों की दफ्तरों की बिजली काट गई। तो रात को आपातकाल की घोषणा हुई और आधी रात बीच में ही सभी जितने भी अखबार हैं, जितने भी न्यूज चैनल हैं, मीडिया है, सब की बिजली काट दी गई। पूरे शहर में अंधेरा ही अंधेरा हो गया, पूरे देश में। तड़के सवेरे बड़े पैमाने पर विपक्षी दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई। तो सरकार ने फटाफट पुलिस को सबको सुबह पहले ऑर्डर दे दिया कि जितने भी ये विपक्षी दलों के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, सबकी गिरफ्तारी कर ली जाए। मतलब जब उनको गिरफ्तार किया जा रहा था, उनको तब पता चला अरे देश में आपातकाल लग गया, उठा लिया गया, चलो तुम, सरकार ने बोला है आप लोगों को जेलों में डालना। जितने भी विपक्षी दल के नेता थे, ये सभी जो है उनको जेल में डाल दिया गया। 26 जून की सुबह 6 बजे एक विशेष बैठक में मंत्रिमंडल को इन बातों की सूचना दी गई, लेकिन तब तक बहुत कुछ हो चुका था। तो 26 जून की सुबह 6 बजे, 26 जून, ठीक है, 6 और 6, तो 26 जून की सुबह 6 बजे फिर मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई। मतलब इंदिरा गांधी जी के जो मंत्री थे उनको भी नहीं पता कि आपातकाल लग गया। उनको भी सुबह 6 बजे उठा करके बुलाया, चलो आओ मीटिंग करनी है। बोले क्या हो गया मैम, क्या हो गया? बोले हुआ कुछ नहीं, होना था जो हो गया, अब तुम तो बस बाहर जाके बोलना कि हाँ आपातकाल लग गया है। तो आपातकाल लग चुका था। उनको 6 बजे फिर मैम ने मीटिंग में बुलाया, बताया कि साहब ये काम हो चुका है, परंतु उस समय तक बहुत देर हो चुकी थी, बहुत कुछ हो चुका था। और ये 25 जून 1975 से चली आपातकाल मार्च 1977 तक जारी रहेगी। और इसके बीच में एक वर्ष और आएगा 1976। 1976 में होगा बेटा 42वां संविधान संशोधन। ये 42वां संविधान संशोधन, जिसको भारत का मिनी संविधान भी कहा गया है, ठीक है, ये 1976 में होगा। इस पे किताब में वैसे ज़्यादा डीप में है नहीं, और फिर भी अगर आप कभी चाहें तो हम इस पर चर्चा कर सकते हैं। देखिए वैसे अगर इस चैप्टर से अगर मैं निकालूँ ना, तो हमारे पास 3 बड़े टॉपिक अभी तक आ चुके हैं जिस पर हमें बड़े विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। पहला केशवानंद भारती केस, ठीक है, केशवानंद भारती केस पे हम पूरी डिटेल से चर्चा कर सकते हैं। स्पेशल 1.5 से 2 घंटे का वीडियो बन सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपातकाल में भी विशेष कौन सी, जो अभी 25 जून 1975 को लगी थी, उस आपातकाल की विशेष रूप से चर्चा हो सकती है। 1.5 से 2 घंटा, 2-2.5 घंटा के डिटेल लेक्चर जा सकता है। और तीसरा जो हमारा मुद्दा बन सकता है वो 42वां संविधान संशोधन बन सकता है। मतलब इस आपातकाल वाले दौड़ के ही हम 3 जो मुद्दे हैं, जो 3 बातें हैं, उन 3 बातों को एक बड़े डिटेल लेक्चर में विस्तार में पढ़ सकते हैं। तो आप मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ऐसा लेक्चर्स चाहिए या नहीं चाहिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और कोशिश करेंगे जब भी समय मिलेगा ऐसे लेक्चर्स अपन जरूर लेकर के आएंगे, जिससे आपका ज्ञान में वृद्धि हो, ज्ञान में बढ़ोतरी। और पहले कौन से पे चाहिए वो भी बताइएगा। चलिए, परंतु आज के लिए अपना इतना ही। रेगुलर कोर्स की क्लास में आज लेक्चर भी अपन ने खत्म कर दिया है। आपको कोई समस्या हो, कुछ पूछना हो, कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। और मेरे लेक्चर्स आपको कैसे लग रहे हैं वो भी जरूर बताएं। और पूरी जगह, पूरे देश में आप सभी जगह लर्निंग शेयर को फैलाएं, लर्निंग शेयर को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।